हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी एस पॉइंट। सी एस परिवार में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं सुभाष सर अपने यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी श्रृंखला के साथ मानव जनन में ये हमारा 5वां लेक्चर होगा। अब इसमें हम पढ़ेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग। इससे पहले आपने टेस्टिस के बारे में कुछ पढ़ा है, हालांकि टेस्टिस के बारे में आगे और पढ़ेंगे हम। अभी हम द्वितीयक लैंगिक अंग अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो हम टेस्टिस के जब टीएस पढ़ेंगे, टेस्टिस के सेक्शन पढ़ेंगे, टेस्टिस में होने वाली घटनाएं पढ़ेंगे, तो ये सब अगर हम नहीं जानते रहेंगे तो हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए अब आज हम हेडिंग डालेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमंस मेल। जो मेल हैं उनमें जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे ह्यूमन में, मतलब द्वितीयक लैंगिक अंग, मानव में द्वितीयक लैंगिक अंग में, ये हेडिंग डालेंगे। बस हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे मानव में द्वितीयक अंग प्रायः नलिका रूप में होते हैं। मानव में द्वितीयक अंग प्रायः नलिका के रूप में होते हैं जो शुक्राणु निर्माण और शुक्राणु परिवहन में सहायता प्रदान करते हैं। जो शुक्राणु निर्माण और शुक्राणु परिवहन में सहायता प्रदान करते हैं। जो निम्न प्रकार के होते हैं, अब इसमें नीचे लिखेंगे नंबर 1 रेट टेस्टिस या रीटेस्टिस आपको लिखाया गया होगा। वासा इफ्रेंसिया शुक्रवाहिकाएं होती हैं। इपिडिडाइमिस अधिवृषण होता है। वास डिफरेंस होता है। शुक्रवाहिनियाँ होती हैं। इजाकुलेटरी डक्ट या अस्कनल नलिका होती हैं। ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। इतना आप लिख लीजिए। इसको ये फिगर भी बताते हैं, अभी फिगर नहीं बनाना, बस इतना आप लिखेंगे। द्वितीयक लैंगिक अंग में बताएंगे कि मानव में जो द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं वे नलिका के रूप में होते हैं जो शुक्राणु निर्माण और शुक्राणु परिवहन में सहायता प्रदान करते हैं। अब हम हेडिंग डाल कर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हेडिंग डाल कर लिखेंगे रेट टेस्टिस या वृषण जाल। ठीक है, रेट टेस्टिस या वृषण जाल के बारे में पढ़ेंगे। वृषण जाल होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा, देखिए, ये एक टेस्टिस हो गया। इस टेस्टिस में हमने आपसे बताया था कि टेस्टिकुलर लाब्यूल पाया जाता है या वृषण पिंडक पाए जाते हैं। टेस्टिकुलर लाब्यूल पाए जाते हैं या वृषण पिंडक पाए जाते हैं। एक टेस्टिस को हम इसी प्रकार से फिगर बना करके देखने का प्रयास करते हैं। अब इस टेस्टिकुलर लाब्यूल में हमने बताया था कि इसमें 1 से 3 छोटी छोटी शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। 1 से 3 छोटी शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। ठीक है, ये नलिकाएं आपस में मिल करके वृषण जाल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? वृषण जाल बनाती हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे। अच्छा, हमें कहा था इनकी जो वृषण पिंडक होते हैं इनकी संख्या हमने बताया था 250 होती है। ये हमारे वृषण पिंडक है। इसको हमारे आधार कार्ड देंगे तो इसमें से ऐसे नलिकाएं निकलेंगी। ठीक है, इसको हम फिगर के रूप में देख रहे हैं तो इसलिए इसको ऐसे प्रकार से बनाए हैं। वृषण पिंडक होते हैं। वृषण पिंडक में हमने बताया था छोटे छोटे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। ठीक है, ये शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। ये आपस में बाहर आने के बाद एक जालनुमा संरचना बना लेती हैं। बनाते हैं। इसे ही रेट टेस्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेट टेस्टिस या रीटेस्टिस या वृषण जाल कहा जाता है। इतनी हमें लगता है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये वृषण जाल की है। ये संरचना जो आप देख रहे हैं क्या है? वृषण जाल की। हेडिंग डालिए, लिखेंगे जब बहुत सारी शुक्रजनक नलिकाएं आपस में मिलकर के एक जालनुमा संरचना बनाती हैं तो इस प्रकार के संरचना को वृषण जाल कहा जाता है। जब बहुत सारी शुक्रजनक नलिकाएं आपस में मिलकर के एक जालनुमा संरचना बनाती हैं तो इस प्रकार की संरचना को वृषण जाल या रीटेस्टिस कहा जाता है। इतना समझ में आया? अब आगे हम देखते हैं रीटेस्टिस वास्तव में क्या होता है। शुक्रजनक नलिकाएं, वासा इफ्रेंसिया। हेडिंग डालेंगे वासा इफ्रेंसिया। हिंदी में आप लोग जानते हैं
क्या है? वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया में हम लिखेंगे वासा इफरेंसिया। ये देखिए, जो शुक्रजनक नलिकाओं आपस में मिलती हैं, रेड टेस्टिस का निर्माण करती हैं। रेड टेस्टिस के निर्माण के बाद क्या होता है कि ये शुक्रजनक, ये जो रेड टेस्टिस होता है एक नलिका के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये शुक्रजनक नलिकाएं, जो सभी जालनुमा नलिकाएं होती हैं, वे एक नलिका के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं और इसी को ही हम क्या कहते हैं? वासा इफरेंसिया या वासा इफरेंसिया या शुक्रवाहिकाएं। वासा इफरेंसिया या शुक्रवाहिकाएं, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत क्लियर चीज़ें करते करते पढ़ेंगे। अब ये देखिए, जो हमारा ये फिगर बना है, ये नलिका के रूप में बन गया ना। अब यही नलिका के रूप में जो बनता है, यही हमारा है ईपी वासा इफरेंसिया। क्या है? वासा इफरेंसिया, यही हमारा वासा इफरेंसिया। ये जो ये बना है, ये पतला सा नलिका रूपी संरचना है। तो हेडिंग डाल के लिखेंगे वासा इफरेंसिया या शुक्रवाहिकाएं। वासा इफरेंसिया या शुक्रवाहिकाएं लिखेंगे। वृषण जाल आगे जाकर के एक पतली नुमा नलिका रूपी संरचना का निर्माण कर लेती हैं। वृषण जाल आगे जाकर के एक पतली नुमा नलिका रूपी संरचना का निर्माण कर लेती है, जिसे हम शुक्रवाहिकाएं या इपिडिडाइमिस या वासा इफरेंसिया कहते हैं, या वासा इफरेंसिया कहते हैं। इतना समझ में आया सबको? वासा इफरेंसिया कहते हैं। अब आगे आप लिखेंगे अधिवृषण या इपिडिडाइमिस। अधिवृषण या इपिडिडाइमिस, क्या लिखें, क्या पढ़ेंगे, लिखेंगे अधिवृषण या इपिडिडाइमिस। ठीक है, अधिवृषण या इपिडाइमिस किसे कहते हैं? अब ये देखिए, यही जो हमारा वृषण पिंडक वृषण है, अधिवृषण, हेडिंग डालेंगे अधिवृषण। क्या लिखिए, हेडिंग डालेंगे अधिवृषण। अधिवृषण, अधिवृषण या इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस हम हेडिंग डाल करके लिखेंगे। अब ये देखिए क्या होता है, यही वाला जो हाँ, एक चीज़ें नोट करके वहाँ आप लिख लेंगे। एक चीज़ नोट करके लिखेंगे कि अच्छा अभी रुक जाइए, हम नोट करके अभी लिखा देंगे। ठीक है, अभी जब बात में, अब इसमें देखिए क्या होता है, ये जो संरचना बनाती है, ये अधिवृषण होता है। क्या होता है? अधिवृषण होता है। ठीक है, यहाँ बन गया। यह क्या होता है? अधिवृषण होता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, अधिवृषण होता है। अब यह अधिवृषण कुछ इस प्रकार की एक संरचना होती है, जैसे ये, अब यहाँ देखेंगे, ये हमारा अधिवृषण हो गया, ये ऐसे, ये अधिवृषण हो गया। इस प्रकार की कुछ संरचना होती है। अब इस अधिवृषण का क्या काम करें? यह अधिवृषण जो टेस्टिस होता है, ये ब्लैक वाला जो लाइन है, ये ब्लैक वाली जो लाइन है, इस लाइन से बाहर है। देखेंगे, मतलब आप कह सकते हैं कि जो अधिवृषण होता है, जो यह अधिवृषण होता है, ये हमारा ये इपिडिडाइमिस जो है, यह अधिवृषण टेस्टिस से बाहर होता है, लेकिन स्क्रोटम में होता है। कहाँ होता है? स्क्रोटम, मतलब यह वृषण कोश के अंदर होता है। वृषण कोश के अंदर होता है, लेकिन टेस्टिस के बाहर होता है। वृषण कोश के अंदर होता है, टेस्टिस के बाहर होता है। यह मोटा चौड़ा नलिका रूपी भाग होता है। यह द्वितीयक लैंगिक अंग में सबसे मोटा चौड़ा और नलिका रूपी भाग होता है। यह द्वितीयक लैंगिक अंग में सबसे मोटा चौड़ा और नलिका रूपी संरचना होती है। ठीक है, इसमें यह वृषण से बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। लिखिए, यही बात है, लिखिए 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 लिखिए। यह द्वितीयक लैंगिक अंग में सबसे चौड़ा नलिका रूपी, सबसे चौड़ा और मोटा नलिका रूपी संरचना होती है। सबसे चौड़े, मोटे और नलिका रूपी संरचना होती है। सबसे चौड़ा, मोटे और नलिका रूपी संरचना होती है, जो वृषण से बाहर वृषण कोश के अंदर स्थित होता है। जो वृषण के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। मिडिल लाइन से लिखेंगे, अब मिडिल लाइन से लिखेंगे, अधिवृषण वृषण से बाहर होने, अधिवृषण वृषण से बाहर
वृषणकोश में स्थित होता है और कुछ समय के लिए शुक्राणु इसमें रुकते हैं। कुछ समय के लिए शुक्राणु इसमें रुकते हैं। यह 3 भागों से मिलकर के बना होता है। यह कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे मोटे वाले भाग को कार्पस कैपुट कहा जाता है। सबसे मोटे वाले भाग को कैपुट कहा जाता है, मध्य भाग को कॉर्पस कहा जाता है और अंतिम भाग को कोडा कहा जाता है। इसे कैपुट, यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना होती है इसे कैपुट कहा जाता है। यह जो भाग है यहाँ पर, इसे क्या कहा जाता है? कैपुट। क्या कहा जाता है? कैपुट। इसे कैपुट कहा जाता है, कैपुट। ये वाला जो भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भाग है, ये जो इस वाली लाइन है, इसे कहा जाता है कार्पस। क्या कहा जाता है? कार्पस कहा जाता है। और ये वाला जो भाग है, इसे कहा जाता है कोडा। क्या कहा जाता है? कोडा कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। ठीक है, इसको आप हम फिगर अभी बताते हैं। ये फिगर आपको ये वाला बनाना है, बस हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस 3 भागों का कैपुट, कार्पस और कोडा से मिलकर के बना होता है। अब प्रश्न अभी हम चर्चा करते हैं कहाँ से प्रश्न पूछा गया, पहले आप लिख लीजिए। शुक्रवाहिकाएं या वास डिफरेंस। अगला हेडर है शुक्रवाहिका या वास डिफरेंट। शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिनियाँ दोनों एक ही चीज़ है। शुक्रवाहिनियाँ या शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिनियाँ या शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिनियाँ या शुक्रवाहिनियाँ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस यहाँ कर लिखेंगे। यह अधिवृषण से जुड़ा हुआ सबसे पतला और एक लंबी नलिका संरचना होती है। यह अधिवृषण से जुड़ा सबसे पतला और लंबी नलिका रूपी संरचना होती है। लंबी नलिका संरचना होती है जो वृषण कोश से बाहर स्थित होता है। जो वृषण कोश से बाहर स्थित होता है। इतना समझ में आया? जो वृषण कोश से बाहर स्थित होता है। अब हमने कहा था नोट करके लिखना है। 3 चीज़ें नोट करके लिखेंगे। NOTE लिखेंगे जो, ठीक है, लिखेंगे वासा इफ्रेंसिया। नोट नंबर 1 लिखेंगे वासा इफ्रेंसिया टेस्टिस के अंदर पाया जाता है। वासा इफ्रेंसिया टेस्टिस के अंदर पाया जाता है। दूसरा लिखेंगे नोट करके, ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछा गया है। दूसरा नोट करके लिखेंगे एपिडिडाइमिस वृषण से बाहर और वृषण कोश के अंदर पाया जाता है। एपिडिडाइमिस वृषण के बाहर और वृषण कोश के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तीसरा नोट करके नोट वाले पॉइंट में लिखेंगे जो वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस या शुक्रवाहिनियाँ या शुक्रवाहिकाएँ, ये स्क्रोटम या वृषण कोश के बाहर स्थित होता है। यह स्क्रोटम या शुक्रवाहिनियाँ जो है स्क्रोटम या वृषण से बाहर स्थित होता है। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब आप यह फिगर बना लेंगे। ठीक है, आप यह फिगर बना करके, ठीक, आप यह फिगर बना लीजिए आराम से। इस फिगर को हम बता देते हैं। ये फिगर एक बार से फिर देखेंगे। इसके बारे में शायद आप लोग पूरी तरह जानते हैं। ये हमारा टेस्टिस है, मतलब वृषण है। और ये जानते हैं आप वृषण कोश है। आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। ये टेस्टिस है, वृषण जाल है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं। ये वृषण पिंडक है, ये शुक्रजनक नलिकाएँ हैं। वृषण पिंडक है, शुक्रजनक नलिकाएँ हैं। आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ये क्या है? टेस्टिक्यूल है। टेस्टिक्यूल
टेस्टिक्यूलाबुल सेमिनल वेजाइकल है, सेमिनल वेजाइकल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। बाकी आप सारी चीज़ें उधर पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये फिगर बना लीजिए, इसके साथ मान लीजिए, मैं थोड़ा सा ये नहीं बनाना है आपको। चलिए बना, इसके साथ ले लीजिए आप। एक बॉयज ने किसी ने पूछा था कि सर टेस्टिस कहाँ स्थित होता है, तो इस टेस्टिस जो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में होता है, यह शरीर गुहा से बाहर होता है। हमने पहले ही लेक्चर में आपसे बताया था टेस्टिस शरीर गुहा से बाहर होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये हो गया हमें लगता है। आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ टेस्टिस, पोजीशन ऑफ टेस्टिस हेडिंग डालेंगे, पोजीशन ऑफ टेस्टिस, पोजीशन ऑफ टेस्टिस जब आप हेड डालेंगे, पोजीशन ऑफ टेस्टिस, पोजीशन ऑफ टेस्टिस आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है। तो ये आप जब देखेंगे पोजीशन ऑफ टेस्टिस में, जैसे ये टेस्टिस है, पोजीशन ऑफ टेस्टिस है, यह टेस्टिस देखिए आफ्टर 7 मंथ, 7 माह तक, 7 माह तक यह टेस्टिस, ये जो ग्लोब्यूल्स है, यह 7 माह तक यह बाहर नहीं आता है, 7 माह तक यह बाहर नहीं आता है। किसमें? मानव में। यह प्रेगनेंसी के पीरियड में जब बच्चा 7 माह तक रहता है गर्भ में, तो यह टेस्टिस उदर गुहा में ही रहता है, यह उदर गुहा में ही रहता है, 7 माह के बाद ही आता है, ठीक है, 7 माह के बाद ही आता है। तो आप हेडिंग डालकर लिखेंगे लोकेशन ऑफ टेस्टिस, लोकेशन ऑफ टेस्टिस, लोकेशन ऑफ टेस्टिस मतलब टेस्टिस की स्थिति। तो आप लिखेंगे मानव में वृषण प्रायः एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है, मानव में वृषण प्रायः एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है, लेकिन आफ्टर बर्थ इन 7 मंथ, मतलब प्रेगनेंसी के 7 महीना तक, लिखेंगे प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के 7 महीना तक यह उदर गुहा में होता है, मानव में यह उदर गुहा में होता है। उसके बाद यह धीरे धीरे क्या ना इनागुनल कैनाल से बाहर नीचे आता है, ठीक है। अब इसमें कई चीज़ें जैसे बनती हैं, जैसे कुछ जो जानवर होते हैं, जैसे एलिफेंट हुआ, उभयचर हुआ, लाइक फ्रॉग, क्रोकोडाइल्स, इन सब में क्या होता है, यह हमेशा के लिए टेस्टिस जो है उदर गुहा में ही रहता है, बाहर नहीं आता है, हमेशा के लिए यह उनके उदर गुहा में ही रहता है। कुछ में कुछ समय के लिए रहता है, कुछ जीवों में जैसे क्या हुआ कि बर्राइट हो गया, बैट हो गया, लेजार्ड हो गया, ठीक है, 7 मंथ ऑफ बेबी हो गया, इन प्रेगनेंसी पीरियड में इनका जो है स्क्रोटम के अंदर नहीं रहता है, स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं रहता, ये उधर गुहा में रहता है और धीरे धीरे यह बाहर आता है, धीरे धीरे बाहर आता है, ठीक है। इसके बारे में कुछ डिजीज़ हैं, कुछ रोग कारक हैं, तो हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, जब इनके फंक्शन को पढ़ेंगे तब। जो एक बच्चे ने पूछा था तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जैसे एलिफेंट हुआ, फ्रॉग हुआ, क्रोकोडाइल हुआ, क्या हुआ, एलिफेंट होता है, एलिफेंट के ELEPHENT एलिफेंट हुआ, फ्रॉग हुआ या फ्रॉग हुआ, और क्या हुआ, क्रोकोडाइल हुआ, एलिफेंट हुआ, फ्रॉग हुआ, क्रोकोडाइल हुआ, इनमें परमानेंट टेस्टिस जो है उदर गुहा में ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लिजार्ड, ठीक है, बैट, लिजार्ड हुआ, बैट हुआ, ठीक है, रैट हुआ, ठीक है, रैट हुआ, इनमें जो है टेस्टिस जो है पहले उदर गुहा में रहता है, फिर धीरे धीरे ये, और एक 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ 7 मंथ बेबी, ठीक है, 7 मंथ बेबी में यह उदर गुहा में रहता है, धीरे धीरे बाहर ये आता है। 4 इसमें
इसके रोग कारक बनते हैं, चारों हम बाद में चर्चा करेंगे। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए सभी बच्चों तक, हम अपने क्लास के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। बहुत डिटेल मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है, बहुत आसानी से पढ़ाने का प्रयास किया है, ठीक है। और एक चीज़ और, जब आपको किसी चीज़ की किसी इसमें कहीं कमी महसूस हो तो आप क्लास में आकर के कुछ समय बाद पूछ लिया करें कि सर मुझे वो चीज़ यहाँ नहीं समझ पाई है, ठीक है। धन्यवाद। बाकी इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और सभी तक शेयर करिएगा। थैंक यू।